बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने इसे पिछले टॉपिक के अंदर एयर पैसेज वे पार्ट 1 पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा था नेज़ल कैविटी के बारे में, फेरिक्स के बारे में और लैरिक्स के बारे में। आज हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। लैरिक्स के बाद जो है वो ट्रैकिया स्टार्ट होता है और ट्रैकिया को हम विंड पाइप का नाम भी देते हैं। ये जो विंड पाइप है ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस। इसके पीछे आपको एसोफेगस नजर आ रहा है। इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस ट्रैकिया इज प्रेजेंट। There are C-shaped cartilaginous rings in the wall of the trachea. Wall of trachea के अंदर C-shaped cartilaginous rings मौजूद होती हैं। The cartilage keep the trachea from collapsing even when there is no air in it. और ये C-shaped cartilaginous rings जो होती हैं इस ट्रैकिया को बंद होने से, कोलैप्स होने से रोकती हैं। यहाँ तक कि अगर इसके अंदर हवा मौजूद ना भी हो तो तब भी ये कोलैप्स नहीं होता इन सी शेप कार्टिलेजन्स की वजह से। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास मौजूद है नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्रैकिया के बाद। ये देखें, ये ट्रैकिया है और ट्रैकिया जब 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ब्रोंकस। एक ब्रोंकस, ये दूसरी भी ब्रोंकस। अब चूंकि एक ट्रैकिया 2 ब्रोंकस में तब्दील हो जाता है तो 2 है, इस वजह से हम इसको ब्रोंकाई का नाम दे रहे हैं, ब्रोंकाई का नाम दे रहे हैं। बुक बताती है इसके बारे में। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड इनटू द 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकाई। सिंगुलर ब्रोंकस है 2। यहाँ तक ये चेस्ट कैविटी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जैसे ही ट्रैकिया ये चेस्ट कैविटी में दाखिल होता है उसके बाद ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ट्रैकिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और हर हिस्सा जो है अपनी जगह पर ब्रोंकस कहलाता है। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजनस प्लेट्स इन देयर वॉल। जिस तरह की कार्टिलेजनस रिंग्स या कार्टिलेजनस प्लेट्स ट्रैकिया के अंदर मौजूद थी, उसी तरह की कार्टिलेजनस रिंग्स जो हैं वो इस ब्रोंकाई के अंदर मौजूद होती हैं। ये कार्टिलेजनस रिंग ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती थी। इनका यहाँ पर भी वही सेम काम है कि ब्रोंकाई को कोलैप्स होने से बचाती हैं। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड इनटू द स्मॉलर ब्रांच। अगर हम यहाँ ऐसे हाइपोथेटिकल एक डायग्राम बनाए तो ये यहाँ पर लंग्स शुरू हो जाता है। अपनी तरफ की हर ब्रोंकस अपने तरफ वाले लंग्स में दाखिल हो जाती है। ये फिर मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होती है। तो ये जो पहला हिस्सा है इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकस से जो नेक्स्ट निकलती हैं, ये देखिए जी, ये नेक्स्ट यहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है। तो ये ब्रांच अपनी जगह पर सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाएगी। और जब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई से नेक्स्ट ब्रांच निकलेंगी, देखें ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है तो इसमें से ये निकल रही है एक ब्रांच, तो ये टर्शरी ब्रोंकाई। इस सेकेंडरी ब्रोंकाई में से ये एक ब्रांच निकल रही है ब्रोंकाई की, तो ये हमारे पास फिर टर्शरी ब्रोंकाई कहलाएगी। तो इस तरह से ट्रैकिया से ब्रोंकस बनेगी, ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकस बनेगी, सेकेंडरी ब्रोंकस से टर्शरी ब्रोंकस बनेगी। जो टर्शरी ब्रोंकस हैं, टर्शरी ब्रोंकस एंड पे मजीद फिर इस तरह की छोटी छोटी नालियाँ बनाएंगी जिनको हम यहाँ देखें लेबल किया हुआ है, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देंगे। तो यहाँ से लेकर ब्रोंकस यहाँ तक पहुँचते ये ब्रोंक्यूल हो गए। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजनस प्लेट इन देयर वॉल। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांच। वो स्मॉलर ब्रांच कौन सी हैं? वो हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई।
Each bronchi continue dividing in the lungs until they make several fine tube called the bronchioles. हर ब्रोंकाई डिवाइड होगी, फिर डिवाइड होगी, फिर डिवाइड होगी, यहाँ तक कि वो फाइनली तौर पर ब्रोंक्यूल बना लेगी. द ब्रोंक्यूल प्रोग्रेसिवली लॉस द कार्टिलेज एज दे बिकम नैरोअर. ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऐसा ऐसा कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर खत्म होता जाएगा. और ये ब्रोंक्यूल्स जब इख्तिताम पसीर होती हैं और मज़ीद पतली ट्यूब्स बन जाती हैं, तो उन पतली ट्यूब्स को, ब्रोंक्यूल्स के बाद जो मज़ीद पतली ट्यूब्स कहलाती हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट का नाम देते हैं. और एल्वियोलर डक्ट जो हैं वो एल्वियोलाई में ओपन होती हैं. एल्वियोलाई क्या है जी, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो हिस्सा पार्ट है इसका एयर पैसेजवे का, वो एल्वियोलाई है. ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ द पाउच कॉल्ड द एल्वियोलाई. ये क्लस्टर है, थैला बना हुआ है, थैले मिलकर उन्होंने क्लस्टर बना दिए है. पाउच है, क्लस्टर ऑफ पाउच है, क्लस्टर ऑफ पाउच इज नोन एज एल्वियोलाई. उस क्लस्टर ऑफ पाउच में एक जो पाउच है उसे हम कहते हैं एल्वियोलस. और एल्वियोलस क्या करती है? एल्वियोलस फॉर्म रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बॉडी एंड अदर एनिमल्स. ईच एल्वियोलस इज अ सैक लाइक अ स्ट्रक्चर lined by a single layer of the epithelial cells. It is bound in the outside by network of the capillaries. यहाँ अगर हम डायग्राम देखें तो ये एल्वियोलस है. दिस इज अ पाउच ऑफ एल्वियोलस. ये जो नीला नीला इसकी बाउंड्री नजर आ रही है, हकीकत में ये वन सेल थिक एपिथेलियल लेयर है. ये एक सेल थिक एपिथेलियल लेयर बनाती है. वन सेल थिक एपिथेलियल लेयर क्यों बनाती है? इस वजह से बनाती है कि दिस इज सराउंडेड बाय फाइन कैपिलरी ऑफ ब्लड. फाइन कैपिलरी ब्लड. इस कैपिलरी ब्लड में ये रेड रेड से डॉट दिखाए जा रहे हैं. ये इस बात की निशानदाही कर रहे हैं कि इसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है. अब हम अगर सपोज करें कि ब्लड राइट साइड से आ रहा है, क्या होता है? ये बॉडी से आ रहा है ब्लड. कहाँ से आ रहे हैं? बॉडी के ऑर्गन से आ रहे हैं. कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ से आ रहे हैं जहाँ पर रेस्पिरेशन हो चुकी है. रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई उसको ये लेकर आ रहा है. लिहाजा हम इसे कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये आने वाला ब्लड जो है लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो इस जगह पर शो किया जा रहा है कि जी इस जगह पर आकर ये इस ब्लड से फालतू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है और एल्वियोलाई के अंदर दाखिल हो जाती है. क्यों दाखिल हो जाती है यहाँ पर? इसलिए कि एल्वियोलाई एक्ट एज रेस्पिरेटरी सरफेस. तो रेस्पिरेटरी सरफेस की पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू डिफ्यूजन. तो ये डिफ्यूजन के जरिए से ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में दाखिल हो गई. यहाँ से ये बाहर चली जाएगी. यहाँ से फिर ये एयर पैसेजवे लेगी, एल्वियोलर डक्ट के अंदर जाएगी, एल्वियोलर डक्ट से ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाएगी, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकस के अंदर जाएगी, ब्रोंकस से ट्रैकिया के अंदर जाएगी. यहाँ से होती हुई ये बाहर निकल जाएगी. अब वो जो हवा जो बाहर से आ रही थी, इनहेल हो रही थी, उसके अंदर वो जब यहाँ पहुँचेगी एल्वियोलस के अंदर, तो उसके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ये ब्लड पिक कर लेगा डिफ्यूजन के जरिए से. अब वो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो इसमें आ जाएगी. इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलस वाले मकाम पर हो जाता है. ठीक है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकल गई और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर दाखिल हो गई. अब ये कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी आगे जाएगी. These then join together to form the venules which form pulmonary vein. ये कैपिलरीज जो हैं ये इकट्ठी होंगी, ये बनाएंगी छोटी छोटी वेन्यूल्स बनाएंगी, और वो वेन्यूल इकट्ठी होंगी तो पल्मोनरी वेन बनाएंगी. तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाएंगी दोबारा हार्ट के अंदर. फिर हार्ट से ऑक्सीजन ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाएगा. आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ. सीखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया.